नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम फिर मिले हैं और हमारा जो पाठ चल रहा था वो है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, माने प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। और पिछली कक्षा में हमने क्या किए थे, हम पढ़ रहे थे एक्स सहलग्न और वाई सहलग्न रोगों की वंशागति के ऊपर प्रश्न, और हमने 4 प्रश्न किए थे। आज मैं आपको उसमें एक जटिल प्रश्न पढ़ाऊंगा और 1-2 तरीके के प्रश्न हम और करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न ये कहता है, एक हीमोफिलिक स्त्री का विवाह एक वर्णांध तथा अतिरोमाभिवृद्धि से ग्रसित पुरुष से होता है, अब इसमें एक प्रश्न में हमने 3 रोग ले लिए, हीमोफीलिया भी ले लिया, वर्णांधता भी ले लिया और अतिरोमाभिवृद्धि भी ले ली, से होता है। तो बताएं इनकी संतानों में इस रोग की या इन रोगों की संभावनाएं क्या होंगी। अब क्योंकि ये प्रश्न मैं आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल है। इसमें हमने 3 रोग लिए हैं, तो अगर हम ऐसे लिखते हैं x डैश तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तीनों रोगों में आप डैश डैश लिखोगे तब आप उन तीनों का विभेदन कैसे करोगे। तो मैं यहाँ आपको एक हिंट दे देता हूँ, एक छोटा सा क्लू दे देता हूँ, और उसमें अगर आप लिखोगे हीमोफीलिया में आप डैश की जगह क्या दर्शाओगे, छोटा h से हीमोफीलिया, क्योंकि ये अप्रभावी क्या है, ये है अप्रभावी एक्स सहलग्न रोग। वहीं पर अगर आपको वर्णांधता दिखानी है, तो वर्णांधता इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी में कलर ब्लाइंडनेस, तो उसको छोटे c से दर्शाएंगे, छोटे c। और अगर आपको दर्शानी है अतिरोमाभिवृद्धि, ये क्या है, ये है वाई सहलग्न रोग, तो वाई पर हम क्या दर्शा देंगे, बड़ा H का मतलब, क्योंकि ये प्रभावी वाई सहलग्न रोग है ना, तो इसलिए प्रभावी माने बड़ा। मेंडल ने क्या किया था, प्रभावी लक्षणों के लिए बड़े अक्षर चयन किए थे और अप्रभावी के लिए छोटे, तो हमने वैसे ही कर दिया। अब ये हीमोफिलिक स्त्री, बेटा अगर स्त्री हीमोफिलिक है तो वो तभी हो सकती है जब उसके दोनों एक्स पर जीन हो, इस तरीके से XH, और इसका विवाह वर्णांध पुरुष से होता है। पुरुष वर्णांध तब होता है जब उसके एक ही एक्स पर जीन हो, XY, और अतिरोमाभिवृद्धि तब होती है इस तरीके से। तो ये पुरुष अतिरोमाभिवृद्धि और वर्णांधता दोनों का रोगी है, और इस स्त्री पर हीमोफीलिया है। अब इन दोनों का आप संकरण करेंगे तो क्या होगा, यदि इसको आप इससे करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो XCXH। अगर आप इसको इससे करेंगे, अगर आप इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा दोबारा से XCXH। फिर आप करेंगे इसको इससे, तो ये हो जाएगा X छोटा h, Y बड़ा H,
और अगर आप करेंगे इसको इससे, तब भी हो जाएगा x छोटा h y बड़ा h। तो ये क्या है, दोनों पुत्रियां हैं, दोनों एक जैसी हैं। तो ये दोनों पुत्रियां जो होंगी आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों पुत्रियां वर्णांधता तथा हीमोफीलिया की वाहक, हीमोफीलिया की वाहक, वर्णांधता तथा हीमोफीलिया की वाहक। समझ में आया? और ये जो है ये दोनों पुत्र हैं, ये दोनों एक से हैं। पुत्र कैसे होंगे, इसको हीमोफीलिया भी होगा और अतिरोमा भी वृद्धि भी होगी। ठीक है, तो दोनों पुत्र हीमोफीलिया तथा अतिरोमाभि वृद्धि से ग्रसित। इसका मतलब वर्णांधता किसी बच्चे में नहीं है, क्योंकि ये तो वाहक है और इन लड़कों को हीमोफीलिया और अतिरोमाभि वृद्धि भी है। समझ में आया? अगर एक ही प्रश्न में एक से ज्यादा रोगों को एक साथ लिया गया हो तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न करते हैं। वो है ये प्रश्न कहता है कि छोटा ए छोटा ए बड़ा बी छोटा बी, है ना, युक्त व्यक्ति के पास H नामक Y संलग्न जीन भी है। ठीक है, तो बताएं इसके द्वारा छोटा ए छोटा बी तथा छोटा h प्रकार के कितने युग्मक बनेंगे? कितने युग्मक बनेंगे? तो देखिए ये बड़ा सरल है। ये जो व्यक्ति है ये है बड़ा ए बड़ा बी छोटा बी x y और y के ऊपर है h। जल्दी बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना। तो यहां पर आपको ये अच्छे से पता है कि इसके 4 युग्मक बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? बड़ा ए बड़ा ए छोटा ए बड़ा बी तथा छोटा ए छोटा बी। सही बात है। और इसके 2 युग्मक बनेंगे, ये तथा ये। आई बात समझ में? तो छोटा ए बी आने की कितनी संभावना है? 1/4 और YH आने की संभावना, माने H आने की संभावना कितनी है? 1/2। तो ये प्रायिकता का गुणन नियम होता है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन प्रोबेबिलिटी। उसके हिसाब से A, B और H आने की संभावना कितनी होगी? 1/4 गुणा 1/2 बराबर 1/8। 1/8 समझ में आया? समझ में आया? तो
तो ये इसका उत्तर होगा। इस तरह के प्रश्न आपको काफी मिलेंगे। एक प्रश्न और मैं आपको बता देता हूं, वो प्रश्न कहता है, प्रश्न है एक परिवार में पहले से 5 पुत्र हैं। पहले से कितने पुत्र हैं? 5। अगली गर्भावस्था द्वारा पुत्री उत्पन्न होने की संभावना, पुत्री उत्पन्न होने की संभावना क्या होगी? अब आपको अच्छे से पता है कि अगर एक महिला है XX और एक पुरुष है XY, तो जब भी गर्भ धारण होगा तो उसमें ये XX, ये XX, ये XY और ये XY, तो जितनी बार भी गर्भ धारण होता है तो पुत्रियों और पुत्र होने की जो संभावना होती है वो 1:1 ही होती है। क्या होती है? 1:1। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब पहले से चाहे कितने भी बच्चे हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर दफा, हर बार पुत्र और पुत्रियों के होने की संभावना कितनी होगी? 50% या 1/2। यह आपका उत्तर है। इस तरह के आपको काफी जो प्रश्न हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये है, हमने सारे रोग पढ़ लिए हैं, जो जीन उत्परिवर्तन के द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं वो पढ़ लिए हैं, उनके ऊपर सारे प्रश्न कर लिए हैं, उनकी वंशागति कैसे होती है। तो ये आपको सहायता करेगा किसमें? जो हम अगली कक्षा में वंशावली विश्लेषण पढ़ेंगे ना, पेडिग्री एनालिसिस, उसमें। तो ये अच्छे से आपको चीजें ध्यान रखनी है, और खासकर ये वाला प्रश्न। ठीक है, इसको करने के बहुत तरीके हैं और ये कई बार तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे आपके लक्षणों के प्रकार। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, 1 मिनट, देखते हैं लक्षणों के प्रकार। ठीक है, अब जो आपके लक्षण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आनुवांशिक रूप से देखते हैं। लक्षणों के प्रकार। टाइप्स ऑफ ट्रेट्स। तीन प्रकार के लक्षण हम देखेंगे। सबसे पहले जो लक्षण होते हैं वो होते हैं लिंग सहलग्न लक्षण। नंबर 1, लिंग, ये मैं बोलूंगा आप लिखेंगे। ठीक है, लिंग सहलग्न लक्षण माने सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स। ये लक्षण कैसे होते हैं? ये वो लक्षण होते हैं जिनको निर्धारण करने वाले जीन्स लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। इनको निर्धारण, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिए, इनको निर्धारण करने वाले जीन्स लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। जैसे मनुष्यों में होते हैं X सहलग्न और Y सहलग्न
लक्षण। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। इसका नंबर 1 है एक्स सहलग्न लक्षण, माने एक्स लिंक्ड ट्रेट्स, एक्स लिंक्ड ट्रेट्स, और दूसरा है वाई सहलग्न लक्षण, माने वाई लिंक्ड ट्रेट्स। वाई लिंक ट्रेट्स आ रही है बात समझ में? एक्स लिंक ट्रेट्स और वाई लिंक ट्रेट्स। ठीक, अब जो एक्स संलग्न लक्षण है उसके हम उदाहरण पढ़ चुके हैं। हीमोफीलिया है, लाल हरे और नीले रंग की वर्णांधता है, आनुवांशिक रात्रि अंधापन है, G6PD न्यूनता सिंड्रोम है, और पेशीय डिस्ट्रॉपी है, ड्यूकिन पेशीय डिस्ट्रॉपी। ठीक है, ये सब आपने पढ़ लिए हैं। और वाई सहलग्न जो लक्षण है उसमें भी आपने पढ़ लिया है अतिरोमावी वृद्धि। और इसका एक और उदाहरण मैं लिख देता हूं, ये हम वैसे पढ़ेंगे अगले पार्ट में, जो है आणविक आधार, वंशागति का आणविक आधार। इसका उदाहरण है TDF। TDF का मतलब है वृषण निर्धारण करने वाला कारक, माने टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये कहां पर होता है? वाई गुणसूत्र पर होता है। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण किसके हैं? लिंक सहलग्न लक्षणों के। इन लक्षणों को निर्धारण करने वाले जो जीन्स होते हैं वो लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, जैसे मनुष्यों के एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र। अगर पक्षियों में होते हैं तो Z गुणसूत्र और W गुणसूत्र, ये सब आप पढ़ चुके हैं। अब दूसरे प्रकार के जो लक्षण हैं वो है लिंग सीमित लक्षण। लिंग सीमित लक्षण माने सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। सीमित का क्या मतलब है? जो कहीं नियंत्रित होते हैं, जो किसी एक विशिष्ट चीज तक सिमट कर रह जाते हैं, उसको आप सीमित कहते हैं। ये वो लक्षण होते हैं जो सिर्फ एक ही विशिष्ट लिंग में व्यक्त होते हैं। उपस्थित दोनों लिंगों में होते हैं, नर में भी होंगे, मादा में भी होंगे, लेकिन ये जीन्स कायिक गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके जीन्स कायिक गुणसूत्रों पर होते हैं या उपस्थित होते हैं। ठीक है, और दोनों लिंगों में, नर व मादा दोनों लिंगों में पाए जाते हैं, परंतु केवल एक ही लिंग में व्यक्त होते हैं। जो अपना काम दिखाते हैं ये सिर्फ एक ही लिंग में दिखाते हैं, लिंग में व्यक्त होते हैं या प्रदर्शित होते हैं, तो ये एक ही लिंग तक सीमित रह जाते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं? कायिक गुणसूत्रों पर, माने ऑटोसोम्स पर। ठीक है, तो ऐसे जो जीन्स होते हैं वो किस चीज का निर्धारण करते हैं? द्वितीय लैंगिक तथा प्राथमिक लैंगिक लक्षणों के लिए, है ना। और इनकी वंशागति किसके अनुसार होती है? मेंडलवाद के अनुसार। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पुरुषों में मूंछों और दाढ़ी का आना। भाई जब आपने देखा मादाओं में भी हो जाता है अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पुरुषों में मूंछों व दाढ़ी। फिर स्त्रियों में स्तन का विकास। स्त्रियों में स्तन लिख दिया मैंने खाली, ब्रेस्ट जिसे कहते हैं, और उसमें दुग्ध आना, स्तन का उत्पादन
नहीं, स्तन की उपस्थिति तथा दुग्ध उत्पादन। अब देखा जाए तो स्तन के जीन्स तो पुरुषों में भी होते हैं, लेकिन पुरुषों में वो विकसित नहीं होते हैं और उसमें दूध नहीं आता। अगर वो विकसित हो जाएं तो इस असमानता को क्या कहते हो, गायनेकोमेस्टिया। लेकिन बड़े बड़े हो जाते हैं गायनेकोमेस्टिया में, लेकिन उसमें दूध उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, दुग्ध उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि इसके जो जीन्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, कायिक गुणसूत्रों में। ठीक, अब अगले हैं, जो अगले लक्षण हैं उनको हम कहते हैं लिंग प्रभावित लक्षण। देखिए नंबर 3 है लिंग प्रभावित लक्षण, माने सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट्स, ये जो लिंग प्रभावित लक्षण है, ये जो लक्षण है ये क्या होते हैं, ये किसी विशिष्ट जीन्स के कारण नहीं होते हैं। तो किन्हीं विशिष्ट जीन्स के कारण नहीं होते, ये किसी जीन्स के कारण नहीं होते हैं, लेकिन ये कुछ हॉर्मोन्स के क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। ठीक है, और उन हार्मोन को आप क्या कहते हो, लिंग हार्मोन। परंतु ये लिंग हार्मोन्स या फिर आप इनको कहते हो सेक्स हार्मोन्स के सह उत्पाद होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स, सह उत्पाद होते हैं। आ रही है आपको बात समझ में, है ना, बिल्कुल भी जटिल नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है पुरुषों में गंजापन, एक चांद सी बन जाती है ना खोपड़ी पे चांद, तो ये है उदाहरण। पुरुषों में गंजापन, ठीक है, ये हार्मोन्स के द्वारा प्रभावित होता है। और ये जो जब आप पन्ने पलटते हो तो पहली उंगली से पलटते हो ना, तो इस उंगली को मैं भूल गया क्या कहते हैं, इंग्लिश में तो उसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, अनामिका ये होती है, मध्यलिका ये होती है, कोई बात नहीं। तो पहली उंगली, ठीक है, प्रथम अंगुली माने इंडेक्स फिंगर की लंबाई, ठीक है। तो ये है आपके लक्षणों के प्रकार, ये उदाहरण के साथ आपको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, जो गंजेपन के जो जीन्स हैं वो पुरुषों में ऑटोसोमल प्रभावी होते हैं, लेकिन स्त्रियों में ऑटोसोमल अप्रभावी होते हैं, ठीक है। ऐसे ही पुरुषों में जो चांद वाला जो गंजापन होता है वो ऑटोसोमल जीन्स और टेस्टोस्टेरोन के स्रावण दोनों पर निर्भर करता है। ये मैंने आपको बता दिया है, याद रखना है तो आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी टॉपिक बताना चाह रहा हूं जो हमें जनसंख्या आनुवांशिकी का टॉपिक है, और वो है जुड़वा संतानें, ठीक है। देखिए जुड़वा संतानें,
जुड़वा संतान है, ठीक है। माने ट्विंस। ठीक है, जुड़वा संतानें क्या होती हैं? ये मनुष्यों में उत्पन्न होने वाली वो दो संतानें हैं जिनका जन्म लगभग एक ही समय पर होता है, 1 2 3 4 मिनट की दरमियान हो जाता है, ठीक है। मतलब दो भ्रूण माता के गर्भ में एक साथ पलते हैं, एक साथ गर्भावस्था पूरी करते हैं और उनका जन्म लगभग साथ साथ हो जाता है, उनको आप जुड़वा संतानें कहते हैं। अब ये जुड़वा संतानें भी दो प्रकार की होती हैं। देखिए बहुत ध्यान से मैं आपको समझाऊंगा, आप इसको लिखेंगे, ठीक है। तो पहली जो है उनको आप कहते हैं एक युग्मनजी। एक युग्मनजी, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोजाइगोटिक, या फिर इनको कहते हैं समान जुड़वा। समान, ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, समान जुड़वा माने आइडेंटिकल, या फिर इनको हम कहते हैं मातृत्व जुड़वा। मातृत्व जुड़वा माने मैटरनल ट्विंस। तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर दूसरे जुड़वा बच्चों के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। होता क्या है, एक आपने पढ़ा है, आपने मानव जनन पाठ में पढ़ा है कि एक महिला 28 दिन में या एक महीने में लगभग 14वें दिन जो रज चक्र चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, उसमें एक बार में एक अंडाशय से एक अंड बनता है या एक अंडाणु बनता है। तो ये मैंने बना दिया अंडाणु। ये है अंडाणु, ठीक है। और अगर इसका निषेचन हो जाए, ये इसके पुरुष का या इसके पति का क्या आया है, ये है शुक्राणु। ये बात आपको अच्छे से पता है। इन अंडाणु और शुक्राणुओं का क्या होता है, निषेचन। कहां होता है, कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में, गर्भनाल में। और कौन से क्षेत्र में होता है, एम्प्यूला में। ये आपने सब पढ़ा हुआ है। इसका हो गया निषेचन। निषेचन होने के बाद ये क्या बन गया, ये बन गया युग्मनज। क्या बना ये बन गया युग्मनज माने जाइगोट बन गया। अब आगे की कहानी पता है। अगर ये सामान्य निषेचन है तो इस युग्मनज में विदलन होंगे, है ना। और इस युग्मनज में सबसे पहला विदलन होता है, तो इसको आप लिख देते हैं प्रथम विदलन। और विदलन के पश्चात ये बन जाता है इस तरीके से। ये बन गया द्विकोशिकीय भ्रूण। द्विकोशिकीय भ्रूण माने द्विकोशिकीय यानी 2 सेल्ड एम्ब्रायो। अब इसके बाद दूसरा विदलन होता है, 4 कोशिकीय भ्रूण बन जाता है। फिर 8 से 16 कोशिकीय भ्रूण को आप क्या कहते हो, मोरूला। ये तो आपको पूरी कहानी पता है। लेकिन ये जुड़वा कैसे बनते हैं, अब ये जो आपस में ये जो कोशिकाएं हैं भ्रूण की, इनको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर। अब होता है इन ब्लास्टोमियर का पृथक्करण।
ब्लास्टोमियर्स का पृथक्करण। सामान्य अवस्थाओं में ये पृथक्करण नहीं होता है, क्योंकि अभी तो और विदलन चलते रहेंगे। अब ये जो पृथक्करण होता है ये दो प्रकार से होता है। देखिए कैसे कैसे। या तो ये दोनों पूर्ण रूप से पृथक हो जाते हैं, माने देखो ऐसे हो गए, ये एक, ये एक, दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। और अलग अलग होने के बाद इनमें वापस से क्या चला, भ्रूण जनन, और ये एक भ्रूण है, ये एक भ्रूण है, दोनों भ्रूण विकसित हो रहे हैं। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है बच्चों का जन्म। तो ये दोनों बच्चे सरल समान जुड़वां कहलाते हैं। सरल समान जुड़वां मतलब सिंपल आइडेंटिकल ट्विंस, सिंपल आइडेंटिकल ट्विंस कहलाते हैं, ठीक है। मैंने आपको जब लिंग निर्धारण विषय पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि संतान का लिंग क्या होगा, ये किस समय निश्चित हो जाता है, युग्मनज के समय। तो जब अंडाणु शुक्राणु से निषेचित होता है तभी लिंग निर्धारित हो जाता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पूर्ण रूप से पृथक हो जाते हैं। या देखिए इधर, या ये एक या अधिक स्थान पर चिपके रह जाते हैं, पर चिपके रह जाते हैं। देखिए इस तरीके से, जैसे ये दोनों तो बिल्कुल अलग हो गए, ये दोनों ऐसे चिपके हुए हैं। तो इनका जो भ्रूण, ये आपको दिखाई दे रहा है, इनका जो भ्रूण है ये भ्रूण जनन हो जाएगा, भ्रूण जनन। तो इसमें भी क्या होगा, ये चिपके चिपके ही बड़े होंगे और ये चिपके चिपके ही जन्म ले लेंगे। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं संयुक्त समान जुड़वां, या इनका एक और नाम है सियामीज जुड़वां। सियामीज जुड़वां माने कॉन्जॉइंट आइडेंटिकल ट्विंस या सियामीज ट्विंस। किसी का सिर जुड़ा हुआ होता है, किसी का पेट जुड़ा हुआ होता है। मैंने ऐसे दो बच्चों को देखा है जो लगभग 14-14 साल के थे और इधर वाला हाथ और इधर हाथ तो दोनों के अलग अलग हैं, पेट से जुड़े हुए हैं। तो इधर गुर्दा इस वाले का है, उधर वाले का ये वाला राइट वाला गुर्दा है, और बीच में दोनों का मिला के एक ही गुर्दा है। मतलब दो बच्चों के, दो भाइयों के 3 ही गुर्दे हैं, इधर वाला और बीच में एक। तो 4 की जगह 3 है, पेट से जुड़े हुए हैं। चलेंगे तो साथ साथ चलेंगे, थोड़ा टेढ़ा होके चलना पड़ेगा। तो ये जो है इनको सियामीज जुड़वां कहते हैं। सियामीज जुड़वां क्यों कहते हैं वो लिख लीजिए। इनको सबसे पहले जापान के सियाम शहर में देखा गया था। मैं यहां लिख रहा हूं सियाम, सियाम जापान।
तो ये है सियाम। ये जापान में एक शहर है, यहाँ पे इनको देखा गया था, इसलिए इनको सियामीज जुड़वा कहते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, समान जुड़वा क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि ये दोनों एक समान होते हैं। देखो यहां पर युग्मनज बन गया, युग्मनज में ही लिंग हो गया, निश्चित हो गया, नर होगा या मादा। अगर लड़की ये है तो ये दोनों कैसे होंगे, ये लड़कियां ही पैदा होंगी, और इनका आनुवांशिक जो संगठन है वो भी समान होगा। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है, लिंग सदैव समान होगा और आनुवांशिक संगठन भी समान होगा। इनका आनुवांशिक संगठन भी समान होगा और इनका लिंग जो है वो भी समान रहेगा। समझ में आया बेटा, हाँ या ना? तो ये है, और इनको मातृत्व जुड़वा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये निषेचन के बाद माता की काया में ही पृथक होते हैं। ठीक है, अब और इनका निर्धारण जो है वो एक शुक्राणु और एक अंडाणु के निषेचन से होता है। तो इनको आप कहते हैं क्या, एक युग्मजी, क्योंकि एक ही युग्मज से बने हैं, है ना। आइडेंटिकल, क्योंकि इनका लिंग और आनुवांशिक संगठन हूबहू समान है, और मातृत्व जुड़वा। ये जो सियामीज जुड़वा है, मुझे याद है, मुझे साल तो याद नहीं है, सन याद नहीं है, शायद 2011-12 के आसपास इराक से 2 लड़कियां आई थी भारत में ऑपरेशन के लिए, उनका सिर जुड़ा हुआ था। और आपको तो अच्छे से पता है कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है उसकी जो इकाई होती है, न्यूरॉन जिसे कहते हैं, तंत्रिका कोशिका, वो इसकी आप अगर ऑपरेशन करो, चिकित्सा करो, तो ये वापस से नहीं बनते हैं। तो जब भी दिमाग का, मस्तिष्क का ऑपरेशन होता है तो बचने के जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम होती हैं। तो इन दोनों लड़कियों को पहले ही बता दिया गया था कि हो सकता है आपकी मृत्यु हो जाए। इनकी जो चिकित्सा चली, ऑपरेशन चला, बड़ा जटिल था, तो उसमें से एक लड़की तो ऑपरेशन के 6 घंटे में मर गई और दूसरी भी फिर कुछ देर बाद मर गई थी, दोनों बची नहीं थी। वो दोनों बड़ी परेशान हो गई थी, जुड़े जुड़े, और ये सिर ऐसे लंबा सा हो गया था और आंखें टेढ़ी मेढ़ी, और वो चाहती थी कि वो सामान्य जीवन जिए। एक पढ़ना चाहती थी, दूसरा सोना चाहती थी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने फैसला किया, ये 17-18 साल की थी शायद, कि हमें ऑपरेशन करा के अलग होना है, और अगर मृत्यु हो भी जाए तो ऐसे जीने से तो बहुत अच्छा है, समझे। तो ये अच्छा, एक और इसका केस था 2013-14 के आसपास, गुजरात में अमूल की जो फैक्ट्री है ना, आनंद जगह का है, 2 साल की बच्चियां पेट से जुड़ी हुई थी, है ना। तो दोनों को अलग अलग कर दिया था सफलतापूर्वक, लेकिन एक तो शायद ऑपरेशन के 2 दिन के अंदर ही मर गई थी, दूसरी बची रही थी। ठीक है, तो ये है सियामीज जुड़वा, लेकिन दोनों का लिंग बिल्कुल बराबर होता है। अब अच्छा, ऐसा नहीं होता असल में, जब ये समान जुड़वा पैदा होते हैं तो ये बड़ा परेशान करते हैं, क्योंकि ये एक ही माँ का दूध पीते हैं, तो एक को पेट में दर्द होता है तो दूसरे के भी होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये पिक्चरों में दिखाते हैं कि एक को मारते हैं तो दूसरे के घाव हो जाते हैं, ये सब भ्रम है, मिथ है। ठीक है, लेकिन क्योंकि इनका हाव भाव एक जैसा होता है, शक्लें एक जैसी होती हैं, रंग रूप जो नैन नक्श होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं। दूसरे जो जुड़वा होते हैं वो होते हैं द्वियुग्मजी। तो देखिए, दूसरे जुड़वा संतानों को आप कहते हैं द्वियुग्मनजी। युग्मनजी, द्वियुग्मनजी या असमान या पैतृक जुड़वा, माने डाइजाइगोटिक या अनआइडेंटिकल या फ्रेटर्नल ट्विन्स। वैसे तो बेटा, वैसे तो क्या होता है, एक रज चक्र में 14वें दिन, जिसको आप ओव्यूलेटरी फेज कहते हो, अंडजनन अवस्था, एक बार में एक ही अंडाशय सक्रिय होता है और एक बार में एक ही अंडाणु बनता है। लेकिन
कुछ स्त्रियों में किसी गड़बड़ी के कारण या किसी उसके कारण दोनों अंडाशय जो हैं, ये मैंने अंडाशय बनाए हैं, दोनों के दोनों अंडाशय सक्रिय हो जाते हैं और हम अलग अलग रंग इस्तेमाल करते हैं। ये बना एक अंडाणु, ठीक है, और इधर से आया दूसरा अंडाणु। अब आपको तो अच्छे से पता है, एक बार में लाखों शुक्राणु वीर्य में होते हैं। जब पुरुष और स्त्री का संपर्क होता है, भौतिक संपर्क होता है, शारीरिक संपर्क होता है, और पुरुष के शरीर से, लैंगिक अंग से मादा की योनि में वीर्य जाता है, तो उसमें आपने पढ़ रखा है ये, है ना, लाखों शुक्राणु जाते हैं, ठीक है। और ये शुक्राणु फिर अंडाणु से निषेचन करते हैं। तो शुक्राणु तो बहुत सारे हैं, तो एक शुक्राणु जाके इससे निषेचित हो गया और एक शुक्राणु जाकर इससे निषेचित हो गया। अच्छा, शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, एक्स वाले भी हो सकते हैं, वाई वाले भी हो सकते हैं। तो यहां पर इनके निषेचन से क्या बना, युग्मनज, ठीक है, ये युग्मनज है, और इसके निषेचन से यहां पर भी युग्मनज बन गया। तो दो युग्मनज बन गए और इनका पूरी गर्भावस्था हुई और गर्भावस्था के बाद दो संतानें बनी, एक ये, दो संतानें बन गई। तो ये जो भाई, अगर ये एक्स वाला शुक्राणु हुआ तो लड़की होगी, वाई वाला हुआ तो लड़का होगा, ऐसे ही इधर एक्स वाला हुआ तो लड़की होगी, वाई वाला हुआ तो लड़का होगा। तो दोनों शुक्राणु एक्स वाले भी हो सकते हैं, दोनों वाई वाले भी हो सकते हैं, या फिर एक एक्स और एक वाई वाला भी हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं यहां पर नंबर 1, लिंग समान या असमान हो सकता है, असमान हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो आनुवांशिक संगठन है वो भी भिन्न होता है। नंबर 2, आनुवांशिक संगठन भिन्न होता है। नैन नक्शे अलग अलग होते हैं। मेरे एक मित्र के 2 बच्चे हुए हैं एक साथ, एक लड़का और एक लड़की, वैसे भी अलग अलग हैं। जो लड़की है उसका रंग साफ है और जो लड़का है उसका रंग गहरा है, मतलब डार्क है, एक काला एक गोरा है, ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें वो अलग अलग दिखते हैं, इसलिए उनको कहते हैं असमान। और उनको पैतृक जुड़वां क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अलग अलग शुक्राणु से उनका जो सब कुछ है वो निर्धारण होता है, ठीक है। पैतृक और द्वियुग्मनज इसलिए क्योंकि दो अलग अलग युग्मनज बनते हैं। ये सामान्य स्थिति नहीं है, ये है एक रूपांतरित स्थिति, जब गलती से दोनों अंडाशयों से एक एक अंडाणु निकलकर बाहर आता है। समझ में आया आपको? तो ये इसमें अलग अलग अंडाणु अलग अलग शुक्राणुओं द्वारा निषेचित हो जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि किसी स्त्री के 3 बच्चे हुए, तो 3 कैसे होते हैं? 3 ऐसे नहीं हो सकते। 3 में क्या होगा, 2 तो ऐसे बन जाएंगे और इसके फिर टुकड़े होके 2 वो ऐसे हो जाएंगे। तो आपने ज्यादातर देखा होगा 2 बहनें एक भाई हो गए या 2 भाई एक बहनें हो गई, तो उसमें असमान और समान दोनों तरह के जुड़वे जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक ही लिंग के हो सकते हैं या अलग अलग लिंगों के हो सकते हैं और इनका आनुवांशिक संगठन हमेशा अलग होता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके जुड़वा, ठीक। तो बच्चों आज हमने प्रश्न किए आनुवांशिकी के ऊपर, जो रोग हमने पढ़े थे, और हमने लक्षणों के प्रकार पढ़े। लक्षणों के प्रकार हमने क्या क्या पढ़े? हमने पढ़े थे लिंग सहलग्न लक्षण, लिंग सीमित लक्षण और लिंग प्रभावित लक्षण, ठीक है। और उसके बाद हमने जुड़वा बच्चे पढ़े। अब हमारे पास इस पाठ में क्या बचता है? इसमें बचती है वंशावली विश्लेषण, वो हम करेंगे, ठीक है। वंशावली विश्लेषण में आप क्या देखेंगे कि अच्छा, वंशावली को हल करने के लिए प्रश्न आते ही आते हैं, और मैं आपको 6 प्रकार की वंशावली पढ़ाऊंगा। कौन कौन सी? ऑटोसोमल अप्रभावी, ऑटोसोमल प्रभावी, वाई संलग्न, माइटोकॉन्ड्रियल वंशागति मतलब कोशिका द्रव्यिक वंशागति, और एक्स लिंक प्रभावी और एक्स लिंक अप्रभावी। हम 6 तरह की पढ़ेंगे, उसमें हम नियम लिखेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा
बस आपको वैसे वैसे उतना कर लेना है, तो आप किसी भी प्रकार की वंशावली को फिर हल करने में सक्षम हो जाओगे। और इसमें छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स बचे हैं, वो हम वंशावली के बाद साथ साथ में कर लेंगे। जैसे गैनेंड्रोमॉर्फ क्या होता है, मुक्त मार्टिन बॉडी क्या होती है, काया क्या होती है, फ्री मार्टिन बॉडी जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, ये हम बीच बीच में कर लेंगे। अगली जो 2 कक्षाएं हैं वो आप मत छोड़ना, उसमें आपको पूरी वंशावली करनी आ जाएगी। मैं उसके आपको पूरे नियम लिखवाऊंगा, तो आपको देखते ही पता चल जाया करेगा कि अगर आपके परीक्षा में वो वंशावली आई है तो वो किस प्रकार की है। तो आज तक का आपने जितना पढ़ा है ये आप बहुत अच्छे से पढ़ के आइएगा। फिर हम मिलेंगे कल इसी समय पर, ठीक है। तो तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़िए और आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।